Assalamualaikum. Good morning. Good morning everybody. A very good morning to everybody who's watching us and क्या हाल है आप लोगों का? हमारे यहाँ वैसे थोड़ा सा मजाक बनाना एक टर्म होती है। आपने स्टार्ट ही उससे करना था ना? मैंने स्टार्ट ही उससे करना है बिकॉज आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि हुआ क्या। मुझे सही मानों में अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुमलिकत एक प्लेटफॉर्म जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर आके लिखते हैं कि एक बिल जो मैंने वापस भेज दिया था, मेरे स्टाफ ने मेरी सुनी नहीं और मेरी मंशा के बगैर वो वापस भेजा नहीं और अब वो कानून बन चुका है और मुझे तो इसका पता नहीं है और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। वैसे आई एम सॉरी, जब ये ट्वीट आई तो थोड़ा सा अजीब लगा था कि ये द अदर डे, आपको पता है ना, पिछले हफ्ते भी हम एक बात कर रहे थे जिसमें एक बिल खो गया था। हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब जी, का। और उस पे भी हमें एक बहुत बड़ा सवाल था, ये कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसी जगह पे ये किस तरह इधर उधर हो जाती हैं, किस तरह चीज़ें खोती हैं। और अब तो सदर मुमलिकत जो है वो सारे आम आ चुके हैं और कह चुके हैं। तो कल अगर इफ़ यू हैड अ वेरी बिजी वीकेंड, हमें जरा बताने देना कि एक्चुअली कानूनी नुक्ते हैं कि हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में हमारा मजाक तो लिटरली इस बात के बाद बना है कि ये मुल्क है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठ के कहते हैं कि क्या हो रहा है, और अगर प्रेसिडेंट ही बैठ के कह रहा है तो प्रेसिडेंट उन तमाम अफराद को सैक करे जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराए। मतलब ये इंतहाई अहम कानून साजी का मामला है। अगर आपको लगता है कि ये हो गया अगर आपके साथ, तो हाउ कैन यू सिट सो इजी कि उसी स्टाफ के साथ अपने आगे मजीद टाइम गुजारना है जो कि आपकी बात ही नहीं मान रहे अकॉर्डिंग टू योर ओन ट्वीट। तो ये अजीब सी बात लगी है कि देयर इज सच अ लैक ऑफ ट्रस्ट विद इन योर ओन ऑफिस। या पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना। हाँ, ये शायद वो हो रहा हो, या वो हो रहा हो कि भाई आपको शायद आपके किसी करीबी को ये मामला नागवार गुजरा हो और उस वक्त तो आपने कुछ चूं-चां की नहीं और अब आपने कह दिया कि ये बातें भी हो रही ये हैं, तो अब मैंने किया नहीं था। और बाय द वे आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, सदर को ये प्रोविजन तो नहीं है ना कि वो बिल कोई एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, कोई एतराज लगाकर जरूर वापस किया जाता है। he has to write a note on it। सो एतराज भी लगाया और बस अपने स्टाफ को कह दिया कि वापस भेज दो। भाई किस हैसियत में वापस भेज दो? सो आपका उस पे एतराज क्या था? वो एतराज लगकर वापस जाता, वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में दोबारा पास होता और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता। थोड़ा सा आपको इसलिए पॉज करूंगी, वी आर इन अ मंडे मॉर्निंग राइट नाउ, लोगों ने वीकेंड गुजारा है, मे बी पीपल रियली डोंट नो चलिए आप जरा एग्जैक्टली हुआ क्या है, बैकग्राउंड बताएं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ता है। ओके, तो कल जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दो अहम बिल्स पर दस्तखत की तरदीद ने नया आईनी और कानूनी बहरान जो है पैदा कर दिया, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सदर अलवी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिलों पर दस्तखत नहीं किए। ये उनका कहना था अपनी ट्वीट में। अमले से कहा था कि बिल्स वापस भेज दे। कई बार पूछने पर अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल्स वापस कर दिए हैं जनाब, लेकिन अब उन्हें ये पता चला है कि अमले ने उनके हुक्म को नज़रअंदाज किया। ये सब कुछ उनका अपना कहना है बाय द वे। और सदर ने मजीद लिखा कि वो उन कवानीन से मुतासर होने वालों से माफ़ी मांगते हैं। एक्सीलेंट। फिर सदर मुमलिकत की इस ट्वीट के बाद हर कोई अपने अंदाज में इसे देख रहा है ऑफ कोर्स, और एक तरफ ये सोच मौजूद है कि पार्टी की तरफ से इन बिल्स पर दस्तखत करने से उन्हें काफ़ी दबाव है, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी जिक्र कर रहे थे, और तनकीद का सामना भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि सदर ने ये ट्वीट खुद से पार्टी प्रेशर हटाने के लिए की है। क्योंकि वैसे किसका मशवरा था? मैं कहता हूँ कमाल आदमी है जिससे मशवरा लिया गया और ये किसी का मशवरा ही ना हो। दिस माइट हैव बीन अ नी जर्क रिएक्शन। मैं क्यों ये कहूँ? क्योंकि जब सदर मुमलिकत का स्टाफ उनकी बात नहीं मान रहा और उनकी कोई से नहीं है, तो हो सकता है उनका ट्विटर भी किसी और के पास हो। सो पता नहीं ना मुझे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई है। मैं एक बात बताऊं इस सारे मामले की, या फिर इतनी झड़प भी पड़ जाती है कभी कभार कि ये क्या हुआ, तो नी जर्क रिएक्शन में जल्दी से एक ट्वीट डाल दो। ये भी तो हो सकता है। सदर साहब ने अगर बिल्स वापस भेजने की हिदायत की थी तो उस पर अपनी राय दी होगी। जो डिसेंटिंग नोट है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, लिखे होंगे, मगर अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। सवाल ये भी हो रहा है कि सदर को कानून बन जाने के बाद ही ऐसा दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम के मुताबिक सदर के पास बिल की मंजूरी या बिल पर एतराज़ करने के सिवा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। एतराज़ होता है, रिजेक्ट तो हो नहीं सकता। सो एतराज़ अपैरेंटली उन्होंने किया नहीं था। सुनिए क्या कह रहे हैं वज़ीर कानून, निगरान वज़ीर कानून। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। 10 दिन में सदर मुमलिकत के सामने दो रस्ते हैं। अगर वो दोनों रास्ते नहीं लेते तो उसके बाद फिर वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है खुद ब खुद। जी, वो नोटिफाई हो गया है। जी
अच्छा, ऑब्वियसली अब इस किस्म की इतनी ओपन चीज़ आ जाए तो हर किसी को मौका तो मिल जाता है ना कुछ कहने का। तो सियासी जो जमातें हैं उन्होंने भी भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सदर का मतलब है कि बिलों पर कोई और दस्तखत करता है तो ऐसे शख्स को इस अहम तरीन ओहदे पर बैठने का हक नहीं। एक ऐसा शख्स जिसको ये पता नहीं है कि प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है, तो फिर उसको प्रेसिडेंसी में बैठने का कोई तुक है उसके बैठने का? मुझे बताएं कि मुल्क का सरबराह है, आपकी आर्म फोर्सेस का भी वो सरबराह है, और वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि 24 घंटे में बात पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो चुका है। और ट्वीट करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्या एक्शन लिया गया? कि आपकी खबरों में कुछ आया है कि उन्होंने अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने इनको बाईपास किया है? तो ये सारा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ भी ज्यादती होगी जो अब ये शख्स इस कुर्सी पर जो है बड़ा जवान होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि सदर मोहतरम कहना क्या चाहते हैं। ये मैंने पहली बार सुना है कि सदर ना हाँ कहता है, ना कहता है, ना इख्तलाफ करता है, ना उससे रजामंदी का इजहार करता है, और स्टाफ से कहता है जी वापस भेज दो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की सदारत है और किस तरह का एक्शन है। और फिर जो उन्होंने ट्वीट किया है आज, उसमें वो ये फरमा रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि ये कानून या ये जो बिल थे ये बाज़ाब्ता कानून बन चुके हैं, मुअस्सर हो चुके हैं, इससे लोगों पे ये असरअंदाज हो रहे हैं, उन लोगों से वो माफी भी मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस काबिल नहीं रहे या उनके अपने हाथ पांव भी अब उनकी दस्तरस में नहीं है और उनका अमला भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए घर जाना बहुत मुनासिब होगा। ये आपने मुख्तलिफ आरा देखी, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि सदर के इस्तीफ़ा देने से ख़त्म हो जाए। आइन का आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को किसी बिल की या तो 10 दिन में मंजूरी या फिर इसी मुद्दत में एतराज़ लगाकर वापस भेजने का हक देता है। एतराज़ की सूरत में बिल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर दोबारा उसमें पेश किया जाता है और उस बार मंजूरी के बाद ये बिल जो है सदर मुमलिकत मंजूर ना भी करें तो कानून बन जाता है। हमने सोचा है सिंपल आपको समझाते हैं ज़रा। अब पार्लियामेंट तो सर्टनली मौजूद है नहीं। अब मज़े की बात यह है कि सदर मोहतरम ने इनकी हुक्म उदूली करने वाले स्टाफ के खिलाफ भी अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं है। सदर ने ये पहली बार किया है। बाय द वे, इनका माजी में क्या ऐसी अनहोनियों, वैसे पहली बार किया, ये एक सवाल है। इनका माजी भी ऐसी अनहोनियों से भरा पड़ा है। साबिक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो, वो कौन भूल सकता है, जब सदर ने एक इबहम पैदा करके आईनी बहरान पैदा कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला हो, दस्तखत के बाद में उन्होंने कहा था कि उनका काम तो बस बिल को आगे भेजना था। उनके इस बयान से मुल्क के आईनी सरबराह और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होने के नाते दुनिया में मुल्क की जगहसाई भी ज़रूर हो रही है और इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। अपेरेंटली अनाउंस तो यही किया उन्होंने। अच्छा जी, और साथ ही आपको बता दें कि पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस से इस मामले की हकीकत और जिम्मेदारों का तयन और मुहासबे की इस्तदा की जाएगी। और पीटीआई ये भी आपको बता दें कि पीटीआई सदर मुमलिकत के साथ ये उनका कहना है खड़ी है। अच्छा जी, अब नौशीन यूसुफ हमारी साथी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से। संडे चल रहा था, बिला वजह थरथली सी मच गई। ठीक है, उसके बाद से हम उसके बाद से परेशान हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब जगहसाई का बायस भी बना है मामला। नौशीन, आपको क्या लगता है, मतलब ऑब्वियसली आपकी नज़र है, आप इस्लामाबाद में हैं, ये ट्वीट आई है, ये ट्वीट किस वजह से आई होगी? द बिल हैज बिकम अ लॉ, इट हैज पास्ड। सदर को क्यों याद आ गया? मुख्तलिफ आ रहा है वैसे। अच्छा, सदर को क्यों याद आया होगा? बिल्कुल, इसका बैकग्राउंड देखें तो सदन के पास काफ़ी बिल्स थे जो कि उन्होंने पहले जो मंजूर किए, तो उन्होंने बाकायदा उनको पब्लिक बताया और इतला दी कि उन्होंने मंजूर कर लिए। लेकिन उसके बाद कुछ बिल्स ऐसे हैं जो सदर ने उनको वापस किया, सदर ने उनके बारे में इतला नहीं दी और वो बिल्स चले गए, वापस चले वो हमें मिल गए वो 13 बिल्स और वो हमने रिपोर्ट कर दिए। अब ये वाला जो बिल था गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, क्योंकि एक 2 अगस्त का बिल है और एक 8 अगस्त का बिल है, और इसके मतलब था कि सदर को अब इसको या वापस कर देना है एतराज़ लगाकर या सदर को मंजूर कर लेना है। अब जब हमारे पास आया कि सदर की असेंट आ गई है और सदर का असेंट के साथ ये बिल आ गया है, तो मतलब कानूनी तौर पर तो 2 ही ऑप्शंस है, या तो सदर मुस्तरद करता है जो उसने नहीं किया था और उसने वो असेंट आ गया। अब
इस खबर के आने के बाद मेरे हाल में सदर मुमलिकत को या तो इत्तला मिली है या फिर सदर मुमलिकत को लगा कि वो इस मामले के ऊपर कोई अपना रद्द अमल दें। उसी से लग रहा है कि सदर मुमलिकत ने अपना रद्द अमल दिया, लेकिन जो बज़ाहिर बात नज़र आ रही है कि सदर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या वो कानून वापस करते हैं या वो कानून के ऊपर एतराज़ लगा के वापस करते हैं या उस पर दस्तखत करते हैं। इस केस में नौशीन ये बताइएगा, ये कहा गया है कि बस वापस कर दिया, कोई एतराज़ का बताया गया कि एतराज़ कोई सर्टनली था तभी तो वो वापस भेजने का कह रहे थे। सो एतराज़ लगाया तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दें या उसके बारे में कुछ बता दें। और प्रेसिडेंसी के स्टाफ का अलग से कोई मौक़िफ़ सामने आया है या फिर वो बस हज़ीमत ही उठा रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते? इस पूरे मामले के ऊपर प्रेसिडेंसी बिल्कुल ही खामोश रही, क्योंकि देखिए एतराज़ लगाकर जब बिल वापस भेजा जाता है तो उसकी हमारे पास नकूल भी मौजूद है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसपे सदर वजूहात भी बयान कर रहा होता है। और अभी जो 13 बिल्स वापस आए हैं इनके ऊपर ये वाज़े थी। अब सदर मुमलिकत ने इनके ऊपर, अगर सदर मुमलिकत कह रहे हैं उन्होंने अपने स्टाफ को कह दिया था, तो स्टाफ को कहने से तो बात नहीं बनती है, इनको खुद दस्तखत करने हैं एतराज़ के ऊपर। सदर के दस्तखत के बावजूद बगैर तो कुछ जा नहीं सकता। और मेरे ख्याल में तो यही लग रहा है कि सदर मुमलिकत के इल्म में भी शायद, या तो वो कह रहे हैं कि उनके इल्म में भी ये बात खबर से ही आई कि ये कानून बन चुका है। तो इसके ऊपर अब सदर मुमलिकत ने अपने अमले के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की? जिन्होंने सदर मुमलिकत तो कहा है कि उनके अमले ने उनकी बात जो है वो नहीं मानी। इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत का जो स्टाफ है उधर से कुछ हुआ है, उधर से कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये लिटरली नौशीन ये भी बता दीजिएगा, जब ये वापस किया जाता है, जी बिल हमने कर दिया और अभी हम स्टाफ की बात कर रहे हैं, कोई लिखत पढ़त तो उसमें भी होती होगी ना, एग्जिट एंट्री टाइप, या ये हाथ में एक पर्चा होता है या फिर कंप्यूटराइज्ड होता है? हाउ डज दैट वर्क? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साइन के साथ वापस जाता है। जब जाता है सदर का इतराज़ होता है, इतराज़ के ऊपर वजूहात बयान की गई होती हैं, क्योंकि आइन में यही दर्ज है कि आपको वजूहात भी बतानी है। और सदर मुमलिकत की जानिब से अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। एतराज़ वाला चैप्टर तो वो हज़फ ही कर गए ना, वो खा पी गए। वो तो उन्होंने एतराज़ तो कोई अब भी नहीं बताया और ये भी नहीं कहा कि एतराज़ लगा कर भेजा था, बस ये कहा था कि वापस भेज दें, जिसकी आईनी कोई गुंजाइश मौजूद है नहीं। आई एम श्योर वो इतने अरसे से सदर हैं, उन्हें पता तो होगा। अब ये बता दें कि स्टाफ के खिलाफ कोई सैक किया किसी को, कोई कार्रवाई सामने आई या सब निज़ाम वैसे ही चल रहा है? देखिए अभी तक तो कोई भी सामने नहीं आई कार्रवाई। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सदर के पास और भी कुछ बिल्स हैं जिनका स्टेटस अभी तक मालूम नहीं है कि उनके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि अब कौमी असम्बली तहलील हुए भी काफ़ी दिन हो गए। और इसी तरह जो ये जो 13 बिल्स जो कि सदर ने वापस किए थे, जिनकी खबर हमने दी थी, वो भी जो है ऑफिशियली सदर की जानिब से नहीं बताया गया और बड़ी मुश्किलों से वो बिल भी हासिल किए थे जो सदर ने वापस किए थे। यानी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो सदर बिल वापस करें या उन पर दस्तखत करें हैं, उनके बारे में कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। तो अब यही लग रहा है कि सदर के पास से तो अपरेंटली अभी तक सदर ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी जिससे रिटर्न कोई तहरीरी प्रूफ हो, क्योंकि तहरीरी तौर पे चीज़ें वापस जानी है, वर्बल तो कोई चीज़ वापस नहीं जानी। तो सदर मुमलिकत की जानिब से अभी तक कोई भी चीज़ तहरीरी तौर पर तो सामने नहीं आई थी जिसमें उन्होंने इन दोनों बिल्स पर एतराज़ लगाया होगा। हाँ, असेंट का जरूर आ गया था कि अब तो गेजेट भी छप गया, अब तो पब्लिश भी हो गया है। इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत की जानिब से तो कोई एतराज़ उस बिल पे, क्योंकि वो कह रहे हैं उनको उस बिल से इख्तलाफ था और बिल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे सदर को इख्तलाफ था, सियासी जमातों को इख्तलाफ था, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सदर इनको एतराज़ लगाकर वापस कर देंगे। लेकिन सदर की जानिब से कोई भी चीज़ वापस नहीं की और उसके बाद अब देख लें ये अब कानून बन गया है। और उसके बाद सदर ने माफ़ी मांगी है और उन लोगों से भी जो अब इस कानून से मुतासिर होने जा रहे हैं। जी, काश की जिंदगी इतनी सादा होती जितना सदर साहब की इस ट्वीट के बाद लग रही है। जिन लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है, मैं उनसे माफी मांगता हूं और मैं अल्लाह ताला से भी माफी का तलबकार हूं। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आसमा शिराजी हमारे साथ हैं। आसमा, ये एक कॉमेडी ऑफ एरर्स लगना स्टार्ट हो गया, ऑल्दो इसमें कॉमेडी कम है और ये एरर्स कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि सदर अलवी का तरदीदी बयान एक धमाके से कम नहीं है। और एक तरफ तो ये एक आईनी बहरान की तरफ इशारा भी कर रहा है और दूसरी जानिब ये भी बता रहा है कि मामला जो है इस तरह आगे चलते रहना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा इनके लिए। ये आगे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आपकी सेंस में क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
जी बिल्कुल, एक आईनी बहरान तो बहरहाल पैदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक दिलचस्प बात जिसकी निशानदेही खुद प्रेसिडेंट अलवी ने अपने ट्वीट में कर दी है, जिसमें कि वो ये फरमा रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ जो कि इस कानून से मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद तस्दीक कर चुके हैं कि ये कानून इट्सेल्फ जो है वो कानून बन चुका है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। बेशक उनके दस्तखत वो कह रहे हैं कि दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन कानून इस सिलसिले में काफ़ी वाज़ेह है कि जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पहली शिक है वो ये कहती है कि सदर के पास अगर कोई बिल जाएगा तो 10 दिन के अंदर वो उस पर साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे, और अगर वो साइन नहीं करते तो फिर ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है वो 10 दिन के अंदर वो वाला बिल जो है वो वापस भेज देंगे मजलिस शुरा को। इन दोनों सूरतों में ऐसा नहीं हुआ, और एक बिल 2 अगस्त को आया तो उसको 18 दिन हो गए जब उन्होंने ये बात की, और दूसरा बिल जो है वो 8 अगस्त को आया तो उसको भी 12 दिन हो चुके। तो सदर साहब ने दोनों सूरतों के अंदर जो है ये तस्लीम कर लिया है अपने ट्वीट के अंदर कि वो माफ़ी मांगते हैं जो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से या आर्मी एक्ट से जो है वो मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनको इस बात की आगाही है कि उनके दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल जो है ये कानून बन चुका है। दूसरी तरफ मामला ऐसे तो ज़ाहिर नहीं चल सकते, और अगर देखा जाए तो इस तरह आइनी तौर पे मामला नहीं चल सकते। सदर साहब को एक अपनी आइनी हैसियत और अपनी जो एक ममलिकत के सरबराह के तौर पर उनकी जो हैसियत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इस तरह के ट्वीट से, इस तरह के सोशल मीडिया के बयानिए से। और अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ से मुंसलिक शख्सियात जो है वो सोशल मीडिया को अपना सारा कुछ समझती हैं, सोशल मीडिया ही से ज़्यादा उनका रब्त है, और ये भी अनफॉर्चुनेटली जो है मुश्किल ये हो गई कि रियासत के सरबराह का ट्विटर के ऊपर आके इस तरह का स्टेटमेंट देना यकीनी तौर पर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अच्छा आसमा साहिबा, आपने सदर अलवी के ऑफिस में आने के बाद उनके कई इंटरव्यूज़ किए हैं और हर दौरे हुकूमत में एज इन गवर्नमेंट किसी के किए हैं, तो कहा जा सकता है कि आप उनके नज़रिए, उनके सोच और उनकी वर्किंग को समझती हैं। कल जो उन्होंने किया या जो लिखा, क्या आपके लिए गैर मुतवक्के था? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई सदर साहब का रिकॉर्ड देखिए, वो तो कभी भी कुछ भी कर चुके हैं, इसलिए कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए किसी को। कि इस पूरे जो मामले है, इसका मामले का जो एक तो तहकीक होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने अमले पे भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनको कहा था, उसके बावजूद उन्होंने वापस नहीं भेजा। दूसरा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तीसरा ये कि इससे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को बहुत एम्बैरसमेंट देखने को मिली है। सारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मजाक बनाया कि पाकिस्तान के सदर के अहकामात को उनका अमला नहीं मानता, और ज़ाहिर है कि उनका इशारा उनके मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ होगा जो कि उनके साथ होता है, वही उनका अमला होता है, उनके अलावा भी उनका ऑफिस है। तो एक तो वो एक इशारा गया। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर पावर की रियासत का सुप्रीम कमांडर जो है वो अगर ये कहता है कि उसके अहकामात नहीं माने जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया में अपने आप को एक बनाना रिपब्लिक जो है वो साबित करना चाहते। तो काफ़ी डंट पड़ा है रियासत पाकिस्तान को। तो इसका ज़ाहिर है तफ्तीश भी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर, तहकीकात भी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर, और इसके जो नुकसानात हैं ज़ाहिर है कि अगर उसका कोई कानूनी हल है या कानूनी तरीके से कार्रवाई है जो भी इस पर मुलव्वस है, अगर सदर साहब का अमला वाकई मुलव्वस है तो, और अगर सदर साहब ख़ुद इस मामले में गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो उनको जो है वो इसको फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सदर साहब ख़ुद भी प्रेसिडेंसी में हैं, और उनको चाहिए था कि जब उनके इल्म में ये बात आई थी कि ये मामला हो गया है, तो क्या उन्होंने कोई अपनी जो अमला है उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात का हुक्म दिया, कोई उन्होंने कमेटी तश्कील दी। गुज़िश्ता जो जिस तरह से वो करते थे कि आप अपने बिल के ऊपर ख़ुद ऑब्जर्वेशन करके उसको सोशल मीडिया पे डालते थे या बात करते थे, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिली? तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालात हैं और सवालात ही सवालात हैं, लेकिन इस दौरान रियासत पाकिस्तान को जो डेंट पड़ना था, जो एक पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बनना था, वो मेरा ख्याल है कि वो हो चुका। वो नुकसान बहुत शदीद है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आसमा। इसका कोई हल निकलना चाहिए। आई एम श्योर सदर साहब भी अब सोच रहे होंगे व्हाट नेक्स्ट कैन आई डू।
लेकिन खैर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर, लेकिन कंफ्यूजन जिस चीज़ में नहीं है वो ये है कि हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है दे ऑलवेज डू वेरी वेल। हम पहले भी उनकी जो विनिंग्स होती हैं हम उनके बारे में बात कर चुके हैं, और अब भी यही हो रहा है। बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के क्रिकेट मुकाबलों में पाकिस्तान ने शानदार किस्म का आगाज़ किया है, और पहले ही मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 18 रन से शिकस्त दे दी है। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 187 रन बनाए, और पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली। डबल सेलिब्रेशन होती है ना, एक तो हम कोई भी मैच जीत जाएं, फिर इंडिया से जीत जाएं तो फिर और मजा होता है। बात ही कुछ और होती है। फिर निसार अली ने 46 बनाए, बदर मुनीर ने 37 बनाए। जवाब में भारतीय टीम 169 रन बना सकी, और सुनील रमेश ने 62, और उनके एक और खिलाड़ी हैं तोम्पा, उन्होंने 40 रन बनाए। इवेंट में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ, और इंशाल्लाह वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज वील विन। आवर टीम इज़ रियली गुड, ये पहले भी हो चुका है। और हम कुछ वंडर करते हैं ना कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि होना है उसका स्केड्यूल जो है वो बिल्कुल ही दर्द सर बन चुका है, क्योंकि अक्टूबर में इंडिया में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्केड्यूल में एक बार फिर तब्दीली आ रही है। एवरी वीक वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज। भाई हमारी मर्जी, हम वो यही कह रहे हैं, हमारी मर्जी। हाँ, उनकी मर्जी तो है, लेकिन इस तरह वर्ल्ड इवेंट जब कहीं हो रहा होता है ना तो इस किस्म की चेंजेस होते नहीं चलती है बीसीसीआई के सामने। खैर, भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने लगातार 2 दिन मैचेस के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। राजीव गांधी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का मैच है, जबकि 10 को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच स्केड्यूल है। अब हैदराबाद पुलिस वो भी रीस्केड्यूल हुआ था, याद है ना आपको? एग्जैक्टली। मैचेस के दौरान वक्फा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और पुलिस ने पाकिस्तान और श्रीलंका मैच पर खास तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न का इजहार कर दिया है। याद रहे कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्केड्यूल पहले ही तब्दील किया जा चुका है। पाकिस्तान के 3 मैचों समेत वर्ल्ड कप के कुल 9 मैचेस के स्केड्यूल में तब्दीली हुई है। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच पहले स्केड्यूल के मुताबिक 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होना था। अब चूंकि पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में अब 14 अक्टूबर को होना है, जो पहले 15 अक्टूबर को था, वहां नवरात्रि की वजह से चेंज कर दिया था। अब पाक भारत मैच नवरात्रि त्यौहार की वजह से एक रोज पहले हुआ। लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से पाकिस्तान श्रीलंका का मैच फिर 2 दिन पहले किया गया था, और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी काली पूजा की वजह से बस रुक जाओ, कलकत्ता से 12 नवंबर के बजाय 11 नवंबर को। डेट्स चेंजिंग इधर उधर, मुझे तो ऑलरेडी आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ कब क्या हुआ था और अब क्या होना है। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, माजिद भट्टी साहब। सबसे पहले तो माजिद भट्टी साहब, इज इट नॉर्मल कि इतना मेगा इवेंट हो रहा हो कहीं दुनिया में और इस किस्म के चेंजेस लिटरली लाइक अ मंथ एंड हाफ पहले इतने मेजर चेंजेस आ रहे हो बार बार? उमा, पिछले अगर आप 5-6 वर्ल्ड कप देख लें, ये सारी चीजें तकरीबन 1 साल पहले तय हो जाती है। अभी तक तो सिर्फ देखें, टूर्नामेंट का जो ओरिजिनल शेड्यूल था तकरीबन 100 दिन से भी कम वक्त रह गए थे जब पहला शेड्यूल आया। फिर 9 मैचों की तारीखें फिर चेंज हुई, अब 2 मैचों की तारीखें फिर चेंज होने की बात हो रही है। नॉर्मली ये सारे मामला जो पास में क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बताती है, 1 साल पहले ये सारी चीजें तय हो जाती थी। देखें, अभी तो हम सिर्फ मैचों की तारीखों पर बात कर रहे हैं। हालांकि राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, रात उनका भी बयान आया कि शायद हम कोशिश करेंगे कि ये 2 मैच जो हैं ये एज पर शेड्यूल हो जाएं। लेकिन मजहबी त्यौहार जो हैं ये तो हमें पता है कि ईद उल फितर जो है कब होगी, ईद उल अजहा कब होगी, आशूरा कब होगा, 12 रबीउल अव्वल कब होगी। तो ये जिस तरह हमारे मुल्क में होता है, इस तरह हिंदुओं के जो त्यौहार हैं वो भी पहले से उनको पता होता है, एक आध दिन आगे पीछे होता है। लेकिन जितनी शर्मिंदगी और नदामत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उठाना पड़ रही है, मेरे ख्याल में मीडिया इतनी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। अगर यही चीजें पाकिस्तान में होना होती, आप देखते हैं कि क्या तूफान बरपा होता। आप देखें, वेस्टर्न मीडिया इस पे बहुत कम लिखने की कोशिश कर रहा है। एक आध जो भारत में पुराने लोग हैं, जो हार्डलाइनर्स हैं, वो सच लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत का जो एक मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो तो रावी चैन लिख रहा है। देखें, इस तरह नहीं होता। इतने बड़े टूर्नामेंट में हम तो अभी सिर्फ तारीखों की बात कर रहे हैं।
वीजा पॉलिसी क्या होगी। वही मैं पूछने जा रहा था, अभी तो डेट्स ही स्केड्यूल नहीं है, तो होटल बुकिंग या टिकट्स बुकिंग या वीजा पॉलिसी क्या है? जर्नलिस्ट ने जाना होता है, कवर करना होता है, उनकी एक्रेडिटेशन होती है। जाएंगे, पाकिस्तानी फैंस भी तो जाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मतलब काफी हमारा तो ज्यादा ही मसला बनाते हैं। जी भट्टी साहब। अब्दुल्ला, अभी तक तो जो मीडिया एक्रेडिटेशन है वो 6-8 महीने पहले ओपन हो जाता है। अभी तक तो दुनिया भर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ना मीडिया पॉलिसी आई है, ना मीडिया एक्रेडिटेशन ओपन हुआ है। जो तमाशाई हैं ऑनलाइन टिकट तो परचेज कर लेंगे। इस बार ये भी शर्त रखी गई है कि आप ऑनलाइन टिकट खरीदें, डॉलर्स में खरीदें और फिजिकली टिकट लें। अब एक पाकिस्तानी अगर टिकट ऑनलाइन बाय कर लेता है डॉलर्स पे, लेकिन वो टिकट जब इंडिया पहुंचेगा तब उसको टिकट मिलेंगे। अगर उसने टिकट खरीद दिया और वीजा रिफ्यूज हो गया तो उसके तो पैसे चले गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक और जो सबसे बड़ा मसला है, अभी उस पर भी क्लैरिटी नहीं आ सकी है कि जो टैक्स का एक इशू था, जब 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उस वक्त मुझे याद है तकरीबन $16 मिलियन जो टैक्स था, इंडिया ने वादा किया था कि गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन लेकर देंगे, वो नहीं ले सके। इस बार वो रकम जो है तकरीबन $30-32 मिलियन जो है वो टैक्स या तो आईसीसी को पे करना है। पिछली बार जो मेंबर कंट्री थी उनकी जो शेयर था उसमें से वो पैसे काट लिए थे। बहुत सारी देखें चीजें हैं जो अभी तक तय नहीं हो सकी हैं। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट कल रात हमने देखा, फीफा का जो खवातीन वर्ल्ड कप था, कितनी कामयाबी से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने करवाया, लेकिन इंडिया में तो अभी तक देखें सिवाय हमें शर्मिंदगी, नदामत और जो मिसमैनेजमेंट है उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्लैरिटी आना बाकी है। चलिए, हम तो पाकिस्तानी फैंस की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो लोग देखना चाहते हैं, मतलब उनको भी नहीं पता कि वो जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, या दुनिया के बाकी मुल्कों से जो जर्नलिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। हम अपना तो एक्सेप्शन इसलिए समझ रहे थे क्योंकि हमारे तो आपको पता ही है क्या ताल्लुकात हैं या क्या हालात हैं, हमारे ये भी फैसले बड़ी लास्ट मिनट ही होते हैं, हमने जाना ही नहीं जाना। लेकिन बाकी मुल्क से भी कुछ नहीं शुरू हुआ, बाकी मुल्कों से ऑलमोस्ट लगता है कि जी डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि लोग डिस्करेज हो जाते हैं ना फिर कि अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड चीजें ना हो रही हो, बाकी जगह से भी कोई चक्कर नहीं है इस तरह का। देखें अब्दुल्ला, हुमा अभी तक बिल्कुल कुछ उन्होंने अनाउंस नहीं किया। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के लिए ट्रेवल कर रही थी, उस्मान ख्वाजा को इसलिए इंडिया का वीजा उन्होंने लेट इशू किया कि वो रावलपिंडी में पैदा हुए थे। तो ये इंडिया में वर्ल्ड कप तो आईसीसी ने दे दिया, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने प्लान करना है। आप लोगों को अगर होटल बुक कराना है हैदराबाद दक्कन में, तो वो किस तारीख का होटल बुक कराएं? अभी तो मैचेस की तारीखें फिर चेंज होने जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, और हम तो उनको उसको कहते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो आप देखें कि इंडिया की इतनी डोमिनेंस नजर आ रही है कि आईसीसी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब टूर्नामेंट डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड कप का, किसी को पता नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल में इसमें अभी तक सारी चीजें क्लियर हो भट्टी साहब, और एक और चीज इफ आई मे पॉइंट आउट, एटलीस्ट फॉर पाकिस्तानीज, इंडिया में हर शहर का अलग-अलग वीजा होता है, क्योंकि इट्स नॉट एज इफ कि मुल्क का वीजा मिल गया तो हर जगह चले जाओ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि 2016 में जब मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गया था तो हमें पुलिस रिपोर्टिंग वीजा इशू हुए थे हर शहर में जाने से जैसे ही हम पहुंचते थे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करते थे। जब हमने वो शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले फिर पुलिस स्टेशन जाके बताते थे कि कल हमने चेकआउट करना है। और देखें, दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, अगर उसके नाम के हवाले से कहीं भी पाकिस्तान का कोई भी अटैचमेंट है तो भारत बहुत स्ट्रिक्ट है। जब तक उनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री उसको क्लियरेंस नहीं देगी, वीजा नहीं मिलता। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। लोग ट्रेवल करना तो चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिश भी है कि चले वर्ल्ड कप के बहाने इंडिया चले जाएंगे, इंडिया जाके देख लेंगे, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जो तय हो जाना चाहिए थे, अभी तक तय नहीं हुए। मेरे ख्याल में आईसीसी, दैट्स राइट भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इस बार हम तवक्को ही करते हैं, इस बार क्या पहले भी कभी कुछ नहीं कहा तो अभी भी खामोशी है। बहुत शुक्रिया आपका, आज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई बेट अगर हम लोग ये कर रहे होते तो हमें इतने मसले ना होते। हम वी डोंट रियली इतने पेटी हरकतें नहीं होती। वी डू सच अ ग्रेट जॉब विद पीएसएल एंड बाकी जो मैचेस होते हैं या पहले हमेशा होते रहे माजी में,
और हमारे यहाँ उस तरह के मसाइल भी नहीं हैं कि आज ये है तो नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि तो अगर हम कर रहे होते ना तो इंडिया तब भी मसले कर रहा होता कि अब वो इधर कैसे आएंगे, जो कि वो ये करते होते हैं। और फिर दूसरों को भी आपको पता है ना इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस तरह ये एशिया कप में भी हम देख रहे हैं। आपको बताएंगे खैरपुर सिंध के शहर रानीपुर में पीर के हाथों मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली 10 साला मुलाजमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। उसकी कब्र कुशाई की गई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला फातिमा की आँख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर तशद्दुद के वाज़े निशानात पाए गए हैं। फातिमा पर जिनसी तशद्दुद का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। पुलिस ने हवेली में मालिकान, नौकरों और आने जाने वाले दीगर मर्दों की फहरिस्त तैयार करके सबके DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है। अच्छा जी, दूसरी तरफ फातिमा केस का मरकजी मुलजिम यानी डब्बा पीर असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर, आपको पता है ये पुलिस के हवाले है और इसकी अहलिया ने हिफाजती ज़मानत ले रखी है। रानीपुर की मासूम फातिमा की कब्र भी गवाही दे रही है कि इस नन्ही सी जान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। आपको पता है कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये खबर सुनाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, अपने रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। एंड टू थिंक कि एक 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची की जान ही कितनी होगी कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करे। उसने कितनी देर ऐसे जी लेना था। अब इत्तलात आ रही हैं कि मुलजिम सियासी असर और रसूख रखता है और इसके लिए इसे बचाने के लिए कई खुफिया हाथ भी सरगर्म अमल हो गए हैं। इब्तदाई मालूमात से भी पता चला है कि इलाकाई पुलिस भी जुर्म छुपाने में इस डब्बा पीर की मुआवनत करती रही है। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो होता ही है। एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है इलाके का तो पुलिस उसी के साथ होगी ना। कितनी ट्रेजेडी है कि हमें ये पता है, we all know that कि this is how it is here। लेकिन कदरे उम्मीद अफजा बात यह है कि ऐसे पुलिस अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज है कि न सिर्फ वाकयात की पूरी तरह छानबीन हो बल्कि बच्ची के कत्ल में मुलव्वस अफराद को इबरत अंगेज सजा दी जाए। बिकॉज ये इन्फ्लुएंशियल जो होता है ना, जो असर और रसूख, मुझे नफरत हो गई है इस टर्म से रखता है ना, वो निकल ही जाता है, क्योंकि वो किसी अच्छी चीज के लिए आज तक यूज नहीं हुआ। वो हमेशा इस किस्म के गंद को छुपाने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ये चीजें यूज होती हैं। इस पर जरा हम मजीद बात करें। अच्छा, हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही हैं, हमें ज्वाइन ये एक सवाल अब्दुल्ला पहले पूछ लेना चाहिए क्योंकि हम बाकी सारी बातें तो कर ही रहे थे, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा यासिर कि फातिमा की मौत जिस अंदाज में हुई है, बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं, जिसमें अब बताया ये जा रहा है कि फातिमा से ज़्यादती का खदशा भी है। एक्चुअली जो वीडियो सामने आई थी उससे लग ही रहा था कि इस किस्म का भी होगा, लेकिन शक तो नहीं किया जा सकता, एक प्रूफ चाहिए होता है। तो ये खदशा किस बुनियाद पर जाहिर किया गया है कि आप बताएं, और इसके बाद हुकाम की अब तक क्या कार्रवाई हुई है? 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने नौशरो फरोज में फातिमा के गांव पहुंच के मुकामी कब्रिस्तान में कब्र कुशाई करके फातिमा की लाश का पोस्टमार्टम किया, मेडिकल मायना किया, उसकी लाश से मुख्तलिफ अज्जा हासिल किए, जिसकी बुनियाद पे 8 रुकनी कमेटी ने जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है उसमें यह खदशा जाहिर किया गया है कि फातिमा के साथ ना सिर्फ तशद्दुद किया गया है, उस पर जिस्मानी बल्कि जिनसी ज़्यादती भी की गई है। जैसे ही ये इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस हुक्काम को मिली है तो पुलिस हुक्काम ने जो मरकज़ी मुलजिम जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे है असद शाह, उसका DNA जो है कराने के लिए सैंपल हासिल किए हैं। उसकी हवेली के 4 मुलाजिम के सैंपल्स हासिल किए हैं DNA कराने के लिए। जबकि जो अहम बात है वो SHO रानीपुर, हेड मोहर, डॉक्टर और जो कंपाउंडर था, जिन्होंने हकाइक मस्क करने की कोशिश की और ये बताया कि ये तबई मौत है, ना कि इसे कत्ल किया गया है। उन्हें अब पहले सिर्फ शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन आज उनका रिमांड लेके उन्हें भी मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा यासिर कि पुलिस ने अब तक किस नौयत के पर्चे कायम किए हैं, किन के खिलाफ किए हैं, मजीद क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है, क्योंकि पुलिस के किरदार पर भी इन मामलात में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। देखें, इब्तदाई तौर पे पुलिस ने 2 मुल्जिमों को नामजद किया था, एक हवेली के पीर असद शाह और उनकी अहलिया हिना शाह। असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया था, जबकि हिना शाह ने
सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच से जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन अब दीगर जो मैंने बताया 4 दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको भी मुकदमे में नामजद किया जा रहा है और उन पे दफ़ात जो लगाई जा रही हैं वो सहूलत कारी के लगाई जा रही हैं, हक़ाइक़ मस्क करने की लगाई जा रही हैं। आज उन्हें अदालत में मुताल्लिका अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अब तक दीगर 4 जो मुलाजमीन हैं हवेली में उनके सैंपल्स हासिल किए गए हैं DNA के, लेकिन इसके साथ साथ एक और लिस्ट मुरतब की जा रही है कि हवेली में कौन कौन मर्द हजरात आते जाते थे, उनके भी DNA सैंपल्स लिए जाएंगे, उनकी भी रिपोर्ट कराई जाएगी ताकि जब हतमी रिपोर्ट फातिमा की आए उससे जिसके भी DNA मैच होंगे उसको भी इस मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। जी अच्छा यासिर, बताया जा रहा है कि सब मुल्ज़मान जो हैं वो बासर लोग हैं और एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है ऑब्वियसली जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, इसलिए हमें ये खदशा रहता है कि पुलिस अंडर प्रेशर ना आ जाए। तो आपने जो भी अब तक देखा है, क्या पुलिस का किसी जानिब झुकाव तो नहीं नज़र आ रहा आपको, और क्या फातिमा के अहले खाना जो हैं वो पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? देखें, अगर अफसरान की बात की जाए, DIG सक्खर जावेद जसकानी, SSP खैरपुर रोहेल खोसो इस वक्त शदीद सियासी दबाव में काम कर रहे हैं, उन पर खासा सियासी प्रेशर है इस केस के हवाले से। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं, मिसाल के तौर पर 2 रोज़ के अंदर जो है फातिमा का पोस्टमार्टम 2 मुख्तलिफ अदालतों से इजाज़त हासिल की गई, 2 रोज़ के अंदर पोस्टमार्टम हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट भी उसी रात पुलिस अफसरान ने हासिल कर ली थी और फौरी तौर पर दीगर इकदाम कर लिए थे। लेकिन जो रानीपुर की मुकामी पुलिस है वो भी शदीद दबाव में है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जब रानीपुर के पुलिस एहलकार उस हवेली में गए तो वो अंदर जाने से कतरा रहे थे, घबरा रहे थे। जब SSP खैरपुर खुद वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो एहलकार हवेली के अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने तलाशी ली है, या जो दीगर मुलाजमीन थे उन्हें उनके DNA सैंपल हासिल किए गए हैं। इस दौरान ना सिर्फ पुलिस शदीद दबाव का शिकार है, जो वहाँ का मुकामी मीडिया है वो भी शदीद दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी हवेली की फुटेज तक बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। 2 रोज़ कबल फातिमा के वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बज़ाहिर तो इत्मीनान का इजहार किया था, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं मुकदमे से पीछे हटने के लिए, और उन्होंने एक बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जो मुकदमा मकतूला फातिमा की माँ की मुद्दत में दर्ज किया गया है ये सरकारी मुद्दत में दर्ज होना चाहिए था ताकि उन पर दबाव नहीं रहता। इस हवाले से वकला ने भी कुछ खदशात का इजहार किया है, जिनका कहना है कि मुकदमे में चंद मजीद दफात शामिल करने की ज़रूरत है ताकि ये मुकदमा मजीद मजबूत हो जाए। जी थैंक यू यासिर फारूकी, हमें अपडेट कर रहे थे। मतलब इस केस पर हम तो निगाह रखे हुए हैं ही, और आई होप कि वाकई हम इतनी दूर दराज जगहों से हम यंगस्टर्स को देखते हैं, दे आर आगे आगे होते हैं स्पोर्ट्स में, दे डू सो वेल, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ आवर यंग किड्स जिसने बहुत ही आला किस्म का एक स्कोर भी लिया है, वो भी बड़े दूर दराज इलाकों से होते हैं, नॉट फ्रॉम द मेजर सिटीज़। लेकिन जब मैं इस किस्म की खबरें देखती हूँ और छोटी छोटी बच्चियाँ और इतने बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, दे हैव टू लेट द गर्ल्स गो, इट्स एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कि बच्चे दुनिया में कहाँ पैदा होते हैं, दैट रियली डिटरमिन्स कि आगे उनकी ज़िंदगी क्या होगी। इट्स अ ट्रेजेडी, ख़ास तौर पे जिस तरह फातिमा की अम्मी को रोते हुए देख रहे थे ना, तो वो दिल टूट गया। What we require is speedy justice, जल्द इंसाफ, that is the need of the moment. और हर इस तरह के केस में इंसाफ जो यकीन दहानी हो ना कि कोई भी बच नहीं पाएगा। कोई एक आध एग्जाम्पल बन जाती है लेकिन उससे भी डिटरेंस उस तरह की है। जी, साइफर केस तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं के लिए एक नया चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है, और ये मामला तहरीक इंसाफ के लिए नई मुसीबतें और परेशानियों का पेश खैमा साबित हो सकता है। चेयरमैन PTI के बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और FIA ने असद उमर के बारे में तो कहा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है। बात तो फिर एक ही हो गई वैसे, लेकिन 2 रोज़ पहले गिरफ्तार हुए शाह महमूद कुरैशी 1 रोज़ा रिमांड पर FIA के पास हैं। और FIA ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि तोशा खाना केस में पहले ही 3 साल की कैद काटने वाले चेयरमैन PTI की साइफर केस में भी गिरफ्तारी डाल दी है। साइफर की FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो ऑडियोज़ वगैरह तो सबने सुनी ही होंगी। साइफर वज़ारत ख़ारजा वापस भेजने के बजाय जानबूझकर अपने पास रखकर रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, और इस तरह पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम ख़तरे से दो चार हुआ।
साइफर के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनमें से ज़्यादातर इल्ज़ामात को वो अपनी हुकूमत और इसके बाद के दौर में ओन भी कर चुके हैं। और अब शाह महमूद और असद उमर की गिरफ्तारी बता रही है कि निगरान दौर में तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ प्रॉब्ली कम नहीं होने वाली हैं। जिस नौयत के केसेस बन गए हैं, अब चेयरमैन PTI की ज़मानत होना और भी प्रॉबली मुश्किल नज़र आ रहा है। और आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन कहाँ खड़े होंगे, चीज़ें अब वाज़े होती जा रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं अशतर औसाफ साहब। औसाफ साहब, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि चेयरमैन PTI तो अंदर थे ही, वाइस चेयरमैन भी अब गिरफ्तार हो गए हैं और ये गिरफ्तारी हुई है साइफर वाले केस में। तो आपकी नज़र में ये केस कितना मजबूत साबित हो सकता है और क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए एक संजीदा कानूनी चैलेंज आप समझ रहे हैं बन जाएगा? देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये इन गिरफ्तारियों का मकसद तफ्तीश करना है और तफ्तीश में पता चल जाएगा, साबित हो जाएगा कि ये साइबर क्या था, ये साइबर मैसेज जो था उसका मतन क्या था और ये साइबर मैसेज जो है ये कैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास, वाइस चेयरमैन के पास, फॉरेन मिनिस्टर के पास कैसे आया और उन्होंने बगैर उस वज़ीर आज़म से इजाज़त लिए बगैर कैसे उसको इस्तेमाल किया या उसके बारे में बात की। और वज़ीर आज़म के ऊपर बहुत बड़ा बोझ ये आ जाएगा कि उन्होंने इसको पब्लिकली रिवील क्यों किया और पब्लिकली इसके ऊपर जो भी उसके मंदरजात हैं उसको लहराना, उसको बताना और कहना कि ये एक साइफर मैसेज है जिसमें साजिश का जो सारी बात हो रही है। याद रखिए, साइफर मैसेजेस नंबर 1 एक इनक्रिप्टेड सारा सिलसिला होता है, उसके अंदर कोड्स होते हैं, उन कोड्स को आप सीक्रेट रखते हैं। अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाए तो सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनका जो सीक्रेट जो मैसेजिंग होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा, ये बैनुल अक़वामी जो आपके ताल्लुकात हैं उसके और इंटरनेशनल कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनको एक सैंक्टिटी हासिल होती है, उस सैंक्टिटी को आप बिल्कुल भी मजरूह नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ये मामलात वो हैं जिनमें आपको सज़ा हो सकती है अगर आप उसको रिवील करें। और चौथा ये कि आपका ओथ की खिलाफ वर्जी है। अच्छा अशताब, अब ये साइफर की हकीकत और इस तरह से जिस तरह मुबैना तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया है तो 1 साल से ज़ायद अरसा पुरानी बात हो चुकी है, काफ़ी वाज़ेह है ये सारा कुछ, इतना अहम मामला रहा है तो क्या वजह है कि गुज़श्ता हुकूमत इस पर कुछ ना कर सकी? आप भी सर्टनली उस हुकूमत का हिस्सा थे, तो आपको क्यों अहम नहीं लगा ये मामला? देखिए, जल्दबाजी में, जल्दी में, जज्बात को करते हुए या मामलात कुछ ऐसे आप करना शुरू करते हैं जिस तरह के आपने देखा कि माजी से जो पहले वाली हुकूमत थी वो सारे के सारे मुंतकिल जो उनके इक़दामात थे वो इंतकाम के ऊपर थे, वो जल्दबाजी से किए गए और मकसद सिर्फ लोगों को जेल में डालना था और आपने कोई तहकीकात नहीं की हुई थी। पहले पकड़ते से बाद में तहकीकात करते थे और हमने ये फैसला किया कि हम कोई इस तरह का अमल नहीं करेंगे जिसके अंदर जब तक कि हम बिल्कुल तहकीकात की करने के बाद इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कायल ना हो जाएं कि प्रोसिक्यूटेबल काम है और एविडेंस जो है वो प्रॉपर्ली हम प्रोक्योर कर लें और उस केस के मेरिट्स को हम इंडिपेंडेंटली देखें। तो आपने देखा कि पिछली हुकूमत में, जिसका मैं भी हिस्सा रहा, कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जिसमें इंतकाम की बू भी आती हो। इसलिए इस केस को बहुत संजीदगी के साथ देखा गया और भी केसेस को संजीदगी के साथ ही देखा गया है और इसीलिए फौरी तौर पर पकड़ धकड़ नहीं की गई थी। अच्छा, फिर ये भी ज़रूर बता दें कि अब साइफर वाला मामला जो है अगर आगे चलता है तो एक अहम सवाल ये सामने आता है कि क्या यहाँ सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म और उनके इर्द गिर्द चंद लोग ही निक़े में आएंगे या फिर जो बज़ाहिर इस अमल से चलेंगे तो कनेक्टेड हैं
वो भी आएंगे जो कनेक्टेड तो हैं लेकिन आजकल अपने मनसब की वजह से कानूनी कार्रवाई से अससना रखते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी एनी मोर, तो वो भी होंगे। जी, आपका जो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ससना रखते हैं अपने मनसब की वजह से, वो भी उसमें आ सकते हैं अगर उसमें उनका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक ना हो। असल बात क्या है? असल बात ये है कि साइफर जो आया वो तो आपके सफ़ीर का साइफर था, वो किसी और सफ़ीर का या किसी और आदमी का नहीं था। और आपके सफ़ीर ने वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी से ये कहा कि मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई है, उस कॉन्वर्सेशन में मुझे जब मैंने गिला किया कि आप मेरे वज़ीर आज़म की बात भी नहीं करा सके प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा कि आपके जो वज़ीर आज़म हैं उनका जो स्टांस है उसकी वजह से जो है आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो ट्रंप को और बाकी लोगों को वहाँ पे आके करते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं, तो हम वो कैसे इस तरह की कोई बात कर सकें। और जबकि अगर कोई ऐसी बात होती है कि आपके यहाँ कोई सिलसिले बनते हैं जिसमें कोई तब्दीली की बात आ रही है, तो फिर उस वक्त देखेंगे। इस वक्त आपके हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं है। इस तरह का कुछ मतन बनता है उसका, इसके बियॉन्ड नहीं है। लेकिन उसको कहा गया कि ये साजिश की बात है, उसको लहराया गया, और ये लहराना बाय इटसेल्फ, क्योंकि उनके हाथ में था वो, और कहा कि ये वो साइफर है जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन ये है मेरे पास। तो ये वज़ीर आज़म का कहना और वज़ीर आज़म का उसके बाकी लोगों के साथ शेयर करना, ये एक मुजरमाना अमल है और इसका काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। बहुत शुक्रिया आपका, अशतरा साहब सब हमारे साथ मौजूद थे। क्या कह काफ़ी ऐसा हो गया वैसे सारे मामले को, मतलब वो लहरा दिया गया, उसके बाद उस मुल्क का नाम ले दिया गया, और फिर वो ऑडियोज़ का एक सिलसिला जो मंजर आम पर आया, जो गुफ्तगू थी, जो इंटरनल गुफ्तगू थी उस वक्त के वज़ीर आज़म और उनके रुफ़क़ा की, जिसमें असद उमर भी ग़ालिबन शामिल थे, और वो मिनट्स की भी बात हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ख़बरदार जो किसी ने मुल्क का नाम लिया और फिर खुद ही स्लिप ऑफ टंग हो गया। बड़ी डिटेल में हुआ भी, चलता भी रहा, लेकिन इट नेवर रियली सेटिस्फाइड many people, so वो इसीलिए वो अभी तक बार-बार की तरफ से भी मुताद्दिद बार उस पर मौक़िफ़ आ गया। और उसके बाद वो और बात है कि अमेरिका में ही थिंक टैंक्स की खिदमत हासिल करके मुल्की सलामती को और मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है। ये चीज़ बार बार उठती है, बिकॉज फिर हर बार कोई नई चीज़ जो है वो सामने आ जाती है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि एक्चुअली हुआ क्या था उस वक्त। भाई अभी हम एक अच्छी खबर देंगे आपको। चीन के शहर दलीना में खेले गए एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अंडर 13 का टाइटल जीता है, बड़े अरसे बाद जीता है, 6 साल बाद जीता है। बिल्कुल जी, आपको बता दें कि नुमान खान ने हम वतन अहमद खलील को सनसनीखेज मैच में 2 के मुकाबले में 3 गेम से हराकर एशियन जूनियर अंडर 13 जो है उसका टाइटल अपने नाम कर लिया। सो ही वाज आल्सो अपोनेंट भी पाकिस्तानी थे, विच मीन्स कि हमारे टॉपर्स पहले दूसरे दोनों ही पाकिस्तानी हुए ना? नहीं, एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों ने एक्चुअली मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर सोने, चांदी और कांसी का एक मेडल इन्होंने हासिल किया है। अंडर 17 मुकाबलों में अब्दुल्ला नवाज कांसी का तमगा जीत कर कामयाब ठहरे हैं। सो अब्दुल्ला को भी मुबारक हो, और हमारे अंडर 13 वाले चैंपियन को भी। हमजा का जिक्र किया आपने, जो पहले हमने हमजा का भी इंटरव्यू किया था ना 1-2 हफ्ते पहले, जो जीत के आए थे। तो और तब भी हमने बात की थी कि भाई वी यूज्ड टू बी द रेनिंग चैंपियंस इन स्क्वॉश, सो व्हाई नॉट अब। और लगता है कि वो हमारी दुआ जो थी वो कबूल हो गई है, बिकॉज सो मेनी यंगस्टर्स आर डूइंग सो वेल। सो मुबारकबाद टू नुमान खान वंस अगेन। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और एक और मसला कहेंगे जिसका लगता है कि अब हल निकल आया है, और थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है हमारी भी थी, क्योंकि हमने बहुत रौला डाला था इधर जी। मुल्क भर में आपको पता है कि स्टूडेंट्स का एहतजाज जो था चल रहा था। कैम्ब्रिज बोर्ड ने 10th, 11th और 12th में 10, 11 और 12 में को मनसूख होने वाले पर्चों पर एवरेज मार्किंग का फैसला जो है वो वापस लेकर अक्टूबर में दोबारा पेपर्स लेने का ऐलान कर दिया, विच इज़
ग्रेट। अच्छा, ये फैसला जो है ये कैम्ब्रिज एजुकेशन के कंट्री डायरेक्टर, ब्रिटिश काउंसिल के डायरेक्टर और प्राइवेट स्कूलों के सरबराहान समेत दीगर स्टेक होल्डर्स के इजलास के बाद किया गया है। अच्छा, उस दिन राप्ती साहब यही कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स जो है ना उनके सरबराहान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, और देखिए उन्हीं के साथ इजलास हुआ और फिर ये तय किया गया। उधर वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक दोबारा पर्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, विच इज़ ग्रेट, लेकिन ऐसे केसेस की रीअसेसमेंट और री एवेल्यूएशन ज़रूर की जाएगी जिनमें स्कूलों और कैम्ब्रिज के दरमियान ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और असेसमेंट और एवेल्यूएशन के 80% अखराजात स्कूल जबकि 20% वालिदैन को बर्दाश्त करने होंगे, लेकिन इसके नतीजे में अगर ग्रेड्स तब्दील हुए तो पूरी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। और बच्चों की दाखिले से मुताल्लिक शिकायत दूर करने के लिए शिकायती सेल भी बनाया जा रहा है। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए बज़ाहिर बेहतर फैसला, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। वी नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। माहिर तालीम आयशा रज़ाक जो हैं वो हमारे साथ हैं। आयशा साहिबा, अच्छी बात है क्योंकि बच्चे बड़े परेशान थे और बच्चों के वालिदैन भी बड़े परेशान थे। थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दे वो पेपर्स। अब इज़ इट ओके टू अंडरस्टैंड कि वो पेपर्स जो थे जिन पे एवरेज मार्किंग हुई थी वो दोबारा पेपर्स होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम हुमा और अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। एक तो हुमा, कल मेरी एक्चुअली मिनिस्ट्री के जो वो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात हुई थी एंड आई वांटेड टू जस्ट हैव द लेटेस्ट फ्रॉम हिम। तो मुझे ये चला है कि जहाँ तक मिनिस्ट्री का और कैम्ब्रिज असेसमेंट वालों का फैसला है वो तो वही है जो अभी आपने लोगों को सुना दिया है। नहीं, हमने दो फैसले सुनाए हैं कि री-एवैल्यूएशन और री-असेसमेंट ज़रूर की जाएगी ऐसे केसेस में जहां बहुत ज़्यादा ग्रेड्स में फ़र्क है, और एक और है कि जिस पर्चे ही दोबारा होंगे तो पर्चे दोबारा होंगे या ग्रेड्स में फ़र्क के बाद री-एवैल्यूएशन की जाएगी। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि पर्चे दोबारा होंगे, रीटेक किया जाएगा अक्टूबर नवंबर के अंदर, और फिर उसके अलावा जो पर्चे, ये तो वो पर्चे हैं ना ज़ाहिर है जो कैंसिल भी हुए थे, और अगर वैसे भी बच्चे दोबारा रीटेक करना चाहें, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें री एवेल्यूएशन की रिक्वेस्ट आती है क्योंकि बच्चे ये समझते हैं या स्कूल ये समझता है कि ये बच्चा दिस किड वाज अ बेटर परफॉर्मर और इसकी असेसमेंट में कहीं कोई इशू हुआ है कैम्ब्रिज की साइड से, री एवेल्यूएट करना चाहिए, तो वो भी उनको एक फैसिलिटी फराहम की जाएगी। अब जो इशू इसमें ये है कि ये अभी भी मिनिस्ट्री के मुताबिक एक फ्लूइड सिचुएशन है बिकॉज द किड्स आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द सोल्यूशन। ना बच्चे सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं ना पेरेंट्स, और शायद प्राइवेट स्कूल्स भी वो ख़ास तौर पे जहाँ पर आपने बात की है ना कि 80% जो कॉस्ट है री एवेल्यूएशन की वो स्कूल्स बेयर करेंगे, वो ऑब्वियसली अब इतना आसान काम तो नहीं है स्कूलों को इस बात पे मनाना कि आप इतनी बड़ी कॉस्ट को बेयर करें। तो वहाँ पर अभी भी ये थोड़ी सी बहस चल रही है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली जो मुझे बताया गया है वो ये है कि आज PM ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है बिकॉज़ ये शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं और इतने वो हायर लेवल पे, आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स में हर किस्म के पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वो इतने लेवल पे वो वॉइस रेज की गई है कि आज अपेरेंटली PM ऑफिस ने एक मीटिंग बनाई है इस सारे सिलसिले में। अली ज़फ़र साहब की मैं देख रहा था, उन्होंने भी वीडियो लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे। सो अभी तक इट इज नॉट येट सेटल्ड। नहीं, लेकिन खबर मिल सकती है। अभी जो हमने खबर दी और हम चाहते हैं आप हमें करेक्ट कर लें अगर हमने कुछ सही नहीं दिया। जो पेपर्स दोबारा होंगे 10th 11th 12th मई के जो मंसूख कर दिए गए थे वो दोबारा अक्टूबर में लिए जा सकते हैं, उनकी फीस नहीं होगी, लेकिन जो रीअसेसमेंट इवैल्यूएशन वाला मरहला था, इफ यू वांटेड टू बी रीवैल्यूएटेड अगेन, उसकी फीस होगी। उसकी फ़ीस होगी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले इंस्टेंस में फ़ीस नहीं होगी रीटेक में, और वो जहाँ पे री एवेल्यूएशन करने हैं, यानी पेपर आपका हो चुका था, आप ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप रीअसेस करवाना चाहते हैं, वहाँ पर फ़ीस होगी। 80% ऑफ द कॉस्ट विल बी प्रपोज किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल बेयर करें उसको और 20% पेरेंट्स बेयर करें। और अगर फ़र्ज़ करें कि फ़ैसला कैम्ब्रिज की तरफ से कोई असेसमेंट में गलती थी तो कैम्ब्रिज वो फ़ीस को रीइंबर्स कर देगा। मुझे यहाँ तक ये समझ आया, एक तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपने अक्टूबर में पेपर दे दिए, ठीक है, और अगर आपने उन पर्चों के पेपर दिए हैं जो कि पर्चे नहीं हुए थे और वो एवरेज मार्किंग के तहत आपको ग्रेड्स अलॉट किए गए हैं तो उसकी फीस नहीं होगी। दूसरा ये है कि कोई और सब्जेक्ट्स जिन पे आपको शक है कि आप नहीं, जिसमें आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं उनकी तो फीस आपको देनी पड़ेगी। ये सिर्फ उन पर्चों की फीस नहीं होगी जो हुए ही नहीं सिरे से और उस पे एवरेज आपको ग्रेड दे दिया गया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि एवेल्यूएशन और रीअसेसमेंट, अगर आप वो पर्चा नहीं देना चाहते और आप समहाउ अपने ग्रेड से ओके हैं या नहीं है और आप
बस चाहते हैं कि रीवैल्यूएट हो जाए, रीअसेस हो जाए। सो अगर आपके इंटरनल स्कूल के ग्रेड और कैम्ब्रिज के ग्रेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, सो वो रीअसेसमेंट हो सकेगी और उसमें वो पैसे वाला मामला है। हाँ, ऐसा बिल्कुल है। हमने लेकिन अभी इस पे मजीद आपको लगता है कि आयशा मजीद क्लैरिटी की ज़रूरत है अभी इस पे अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की शायद ज़रूरत नहीं है जितनी अग्रीमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक कि दोनों साइड्स को जो इन्वॉल्व हैं इसमें, पेरेंट्स की साइड और प्राइवेट स्कूल्स, और फिर जाहिर है जो आपके वो गवर्नमेंट के साथ एक कैम्ब्रिज का वो मामला चल रहा है, आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अग्रीमेंट हो जाए। इट लुक्स लाइक कि कैम्ब्रिज असेसमेंट और मिनिस्ट्री के दरमियान एक अग्रीमेंट हो चुका है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आर नॉट नेसेसरीली ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ द रीजन आई जस्ट स्टेटेड। एक वजह ये है, जाहिर सी बात है कि बच्चे ये नहीं चाह रहे कि एग्ज़ाम्स रीटेक हो। बच्चे ये चाह रहे हैं कि हमें जो स्कूल असेस ग्रेड्स होते हैं या टीचर असेस ग्रेड्स होते हैं वो असाइन कर दिए जाएं और हमें इसमें ना डाला जाए कि रीटेक करें एग्ज़ाम। ज़ाहिर है उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, वो एग्ज़ाम रीटेक की एंग्जाइटी, फिर दोबारा से वो मोमेंटम गेन करना पढ़ाई के लिए, और फिर दूसरी बात ये जो कि एक वैलिड कंसर्न है कि साल ज़ाया होगा ऐसे बच्चों का जो पेपर्स फ़र्ज़ करें रीटेक करवाते हैं, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आने में और फिर एडमिशन्स आगे लेने में वो एक पूरा साल उनका निकल जाएगा। तो ये एक वैलिड कंसर्न है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक बात मैं और बताती चलूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। इस साल जो ग्रेड्स का इशू है वो कैम्ब्रिज के जितने भी स्टूडेंट्स ग्लोबली अपीयर होते हैं इंक्लूडिंग द यूके स्टूडेंट्स, उन सब का इशू है, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है पिछले 2 सालों में कि 2020-21 में कोविड की वजह से जो एक रिलैक्स ग्रेडिंग की पॉलिसी थी, हमने उसको वापस 2019 के ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना है। ये बात पहले से स्कूल्स को मालूम थी, स्कूल्स को कम्युनिकेट की जा चुकी थी कि इस साल एक्सपेक्ट करें लाइक 2022 में भी यही इशू था। इस साल ज़रा ज़्यादा है बिकॉज दे हैव ग्रेजुअली ओवर 2 years टेकन द स्टैंडर्ड्स बैक। तो ये पहले से पता था कि ग्रेड्स इस दफ़ा मुश्किल से A और A+ जैसे आप आते हैं वो आएंगे। तो ये इशू सिर्फ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बच्चों का नहीं है, बाहर के बच्चों का भी है। इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू बी इन। लेकिन लगता मुझे ये है कि जो प्रपोज किया गया है कैम्ब्रिज की तरफ से सोल्यूशन, इट्स अ फेयर सोल्यूशन बिकॉज इट्स एन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सोल्यूशन। ये रैंडम या एड हॉक या अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इनकी एक पॉलिसी है जो ओवर द ईयर्स इस्टेब्लिश हुई है। पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस होते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर पेपर्स नहीं लिए गए और वहाँ पर एक इस्टेब्लिश क्राइटेरिया जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है उसके मुताबिक बच्चों को ग्रेड्स अलॉट किए जाते हैं। इट्स अ वेरी फेयर क्राइटेरिया। And I mean, I hate saying this, but when you subscribe to an examination board, जब आप कहते हैं कि आपने ये इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, then you're subscribing to all their policies. हाँ, अगर उस पर अगर आपको कोई इशू नज़र आता है ज़रूर रेज़ करें, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है it's a fair deal. अच्छा आयशा, आप हमारे साथ हैं एक और मसला जो कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर दोबारा से ये बातें होती हैं कि मुल्क में एक से ज़्यादा निज़ाम तालीम जो है अगर वो होगा तो मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये जो नेसेयर्स हैं उनको क्या कहेंगी? ये देखिए हुमा, मेरे ख्याल में निज़ाम तालीम और भी मुल्कों में एक से ज़्यादा देखिए इवन हम यूके की, हाँ एक से ज़्यादा होते हैं। वे पता है प्राइवेट स्कूल्स और जगहों पे भी एग्जिस्ट करते हैं। कई दफ़ा वो जो स्टेट स्कूल्स होते हैं उनसे डिफरेंट एक एग्जामिनेशन बोर्ड को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। तो देखिए ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी और पाकिस्तान में तो ये वैसे ही इम्प्रैक्टिकल सा लगता है कहना कि ये कोई नियर फ्यूचर में या इवन मीडियम टर्म ऑनेस्टली ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। दैट्स नॉट द इशू के डिफरेंट सिस्टम्स हैं। बात यह है कि आपका अपना जो लोकल सिस्टम है वो इतना पीछे रह गया है या उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि ना वो अंदर उसको कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है और बाहर जब आप जाते हैं तो वो इंटरमीडिएट के बच्चों को मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है जो बाहर पाकिस्तानी एडमिशन डायरेक्टर हैं या प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर कोई बच्चा उनका लोकल सिस्टम से भी पढ़कर आता है तो उसको वो फ़ौरन आते साथ ही फर्स्ट ईयर में जिस तरह से अंडर ग्रेड में लेते हैं वो ले लेते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट करके अगर पाकिस्तान से बच्चा आए तो अक्सर स्कूलों के अंदर उसे रिमीडियल पहले ईयर लेना पड़ता है बिकॉज द रेपुटेशन इज़ लाइक दैट। राइट आयशा रज़ाक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
तो ये मसले का हल निकल आया है। इससे मेरा ख्याल है कि लोगों को आज मेरा ख्याल है और क्लैरिटी आ जाएगी। आज वज़ीर आज़म की सतह पे इसको उठाया जा रहा है और पहले आपको पता है ना, आते ही उन्होंने इस इशू पर ट्वीट भी की थी और अब वहाँ पे भी मीटिंग होगी। लेकिन जो बच्चे अब पेपर्स देंगे दोबारा, तो अब आप तैयारी करें और साबित कर दें कि बिल्कुल आपकी जो रिजर्वेशंस वर राइट है। मेरा ख्याल है कि जिन्होंने रीटेक करने और ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए वो अक्टूबर नवंबर में इन एनी केस होते नहीं थे, या वो आगे मुझसे क्या मैं बहुत वो आप हमें लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी पे। मलिका फॉर बीइंग विद अस। अब ये बताइएगा, आपको लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस, हमें तो लगता है कि ओवर द ईयर्स बेहतर हो रही है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ रहा है, लड़कियों का टैलेंट पूल भी बढ़ रहा है और शायद कभी ना कभी हम उस मकाम पर पहुंच सकें जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्टली, और सेकेंडली जी, जब फुटबॉल कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में चलता रहता है हम इम्प्रूव करते जाते हैं। अभी 2022 में जब हमारा बैन खुला है उसके बाद यू कैन क्लियरली सी कि फर्स्ट हमारा इवेंट हुआ था नेपाल में और उसमें हमारे मतलब आफ्टर 5 to 8 years हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में गए थे और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम 1 महीने बाद पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। देन उसके बाद हम फ्रेंडलीज खेलने गए हैं, ओलंपिक क्वालिफायर खेलने गए हैं, वहाँ हमने हिस्ट्री का पहला मैच जीता है पाकिस्तान ने। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं और लड़कियां बहुत आना शुरू हो गई हैं। टैलेंट जो है ना, पहले इतना अवेयरनेस नहीं था फुटबॉल के बारे में किसी को, लेकिन अभी जो है हर यूनिवर्सिटी हर स्कूल में लोकल इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स करा रहे हैं, तो लड़कियां भी बहुत आना शुरू हो गई हैं। तो बस यही है कि कंसिस्टेंटली हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और हमारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं तो इम्प्रूवमेंट नजर आती है। जब ब्रेक लग जाती है तो ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट अच्छा, जाती है। ये ज़रूर बताइएगा कि कल का इवेंट जो हुआ है फाइनल वुमेन्स फुटबॉल, और हमने भी देखा और बड़ा ही कोई एनर्जी का लेवल कुछ और ही था, तो ये चीज़ें देख के तो बड़ा इनकरेज होते होंगी पाकिस्तान में भी फीमेल प्लेयर्स के हमारा भी चांस बन सकता है। आपकी फेवरेट कौन सी टीम थी इस टूर्नामेंट में? मैं शुरू से जिस चीज को सपोर्ट कर रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता आउट हो रही थी। कल के मैच में इंग्लैंड की साइड पे थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ट्राई किया, बट स्पेन ने जिस तरह खेला है बहुत इंटेंस मैच था। इट वाज इंटेंस, मतलब जिस मैच में लिटरली टोटल एक ही गोल हुआ हो, तो ये गोल हुआ हो और आपको स्टेट्स बता रहे हैं कि इंग्लैंड जीतेगा और आप एक्सपेक्ट करो कि इंग्लैंड का जो पिछला पूरा हिस्ट्री है उसमें आपने देखा होगा कितना अच्छा परफॉर्म करता रहा है, उनका डिफेंस आउट क्लास। लेकिन कल के मैच में वो थोड़ा प्रेशर में खेल रहे थे और स्पेन इतना काम, इतना आराम से खेल रहा था, चिल होकर खेल रहा था, तो वो लीड ले गया। मतलब बहुत ऑब्वियस था कि स्पेन जीतने के लिए आया है। इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया बहुत, लेकिन लेके गया, स्पेन लेके गया। एंड सेकेंडली हम लोग हम ये चीजें देख के हम बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप देखो स्पेन फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीत के लेके गया है। इससे पहले इस वर्ल्ड कप में ही आपने कितने चेंजेस देखे हैं। जो लास्ट वर्ल्ड कप्स जीते हैं, चैंपियंस बने हैं, जो लास्ट टीम्स क्वार्टर फाइनल में आई थी वो शुरू में आउट हो गई थी, नई टीमें सामने आ रही हैं। विद इन 3 years आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है विमेंस फुटबॉल में। तो हमें भी लगता है कि हम भी ऐसे ही जान मारते रहेंगे ना, हमें लगता है हम भी उस स्टेज पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा ये बताइए, हम स्टेडियम देख रहे हैं, मतलब तिल धरने की जगह नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट होना कितना मानी रखता है किसी भी गेम की तरवीज में, उसको आगे लेकर जाने में? मतलब हमारे यहाँ शायद अभी उतना इंटरेस्ट नहीं है विमेन फुटबॉल में, स्पेक्टेटर का, फैंस का। क्रिकेट में लड़कियों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और अभी उस प्रोसेस में अब हैं। हाउ डू यू फील अबाउट पीपल, पाकिस्तानी पीपल कमिंग टू द स्टेडियम टू वॉच विमेन प्ले फुटबॉल? क्योंकि दुनिया में हो रहा है, ये विजुअल्स हमारे सामने है, स्टेडियम के अंदर भी भरा हुआ है, बाहर भी रश है। So obviously it matters a lot, लेकिन पाकिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज के सपोर्ट की वजह से हम खेलते हैं, but you need सपोर्ट फ्रॉम योर एक्सटेंडेड फैमिली। और आप कहें कि पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स में बल्कि लोग हैं, हम लड़कियां हैं, लड़कियों को सपोर्ट करती हैं। आप मैचेस देखेंगे तो लड़कियां आएंगी खेल देखने के लिए, फ्रेंड्स आएंगी जिसको पता चलेगा, जो फुटबॉल थोड़ा फॉलो करती हैं आती हैं। लेकिन बाकी लोग सारों को आना चाहिए, फैंस बहुत मैटर करते हैं।
अभी आता हम जाते हैं परफॉर्म करने के लिए मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में, वहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं वो आते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। वो वहाँ जो बैठे होते हैं उनको पता होता है कि फुटबॉल कितना इंपॉर्टेंट है, लड़कियां आई हैं खेलने के लिए, मतलब वो मेहनत करके आई हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही बात करो तो जब लड़कियों के मैचेस होते हैं तो स्टेडियम में, ग्राउंड में कोई भी नहीं होता है। अभी तक मेरे ख्याल से हमारे लोग जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब बस वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठेंगे स्क्रीन पे देखेंगे, हमें जो है ना बस अचानक से रिजल्ट नजर आए। लेकिन ये जो प्रोसेस है और ये जो हम प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, इसमें हमारा साथ देने के लिए भी लोग तैयार हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह आपका साथ देने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी आपके साथ हर वक्त मौजूद हैं। जल्दी से ये बता दें कि इस साल की क्या मसरूफियात हैं, क्विकली जितना रह गया साल। अभी मेरे ख्याल से विमेन चैंपियनशिप होने वाली है एंड फीफा विंडो खुला है, तो अभी फ्रेंडलीज के लिए पाकिस्तान टीम जाएगी इंशाल्लाह पार्टिसिपेशन के लिए। चलिए जी, गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। मलिका नूर हमारे साथ मौजूद थी। हम क्या ख़वातीन के फुटबॉल मैच की क्या बात करें, यहाँ टेस्ट मैच हो रहा होता है तो रेडियो पे मैंने बाज़ाब्ता सुबह के शोज़ में वो कमेंटेटर्स को ऐलानात करते हुए देखा है, प्लीज़ जाएं और देखें। प्लीज़ जाएं। हम लाहौर कराची जैसे शहरों की बात कर रहे हैं, हमारी कौमी टीम खेल रही है और नहीं है लोग मौजूद स्टेडियम में। ना हमारा दिल चाह मूड पे डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है कि हम किस मौसम में मैचेस हो रहे हैं, हम स्टेडियम की वो गर्मी वो जा सकते हैं नहीं जा सकते। देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। छुट्टियां ओवर, बैक टू स्कूल। जिनकी नहीं हुई थी उनकी भी ओवर। अब तो मतलब कि देयर इज नो चांस, अब बिल्कुल जो भी होना था स्कूल खुल चुके हैं। और वही लाहौर से भी विजुअल्स हैं हमारे पास और बच्चे सुबह सुबह जा रहे थे। ये तो है क्वीन मैरी, ये लाहौर है। यस, यू आर राइट। अच्छा, बच्चों को या मे बी वी माइट हैव विजुअल्स मे बी नॉट, लेकिन बच्चों ने टीचर्स को बुकेज दिए। टीचर्स ने बच्चों को, कौन है बच्चे? ये बच्चों को, ये फैसलाबाद है, ये फैसलाबाद के बच्चे हैं, ये बहुत वेलकम कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत खुश हैं। हमें तो नहीं खुशी होती थी। अच्छा, अब कुछ टीचर्स ने बच्चों को फूल और चॉकलेट्स भी दिए हैं। मैं एक बात बताऊं, ये चेहरे के तासुरात कुछ और हैं और हाथ में गुब्बारे कोई और कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने तो अपनी शर्ट्स टक इन भी नहीं की हुई, वो बस आ गए। ये तो टीचर दे रहे हैं बच्चों को, और चॉकलेट्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, और बच्चे बस ले रहे हैं, अब कोई तासुरात नहीं दे रहे हैं। डांस भी चल रहा है, मतलब सारा कुछ आज ही करेंगे हम। फैंसी ड्रेस शो भी, पढ़ो बैंड आज भी। तक हमें किसी ने Ahmed from Faisalabad, thank you for sending these visuals for us. Nobody invited us like that to school when we were young. अच्छा, ओके, कल मिलेंगे, बाय।